उमेश जी, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, दमन और दीव की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, साथ ही जो इसका इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है तो 1961 में हमारा प्रदेश आज़ाद हुआ और 1961 में जब हम आज़ाद हुए 19 दिसंबर को, तब गोवा दमन दीव एक संयुक्त प्रदेश हुआ करते थे। और गोवा 1987 में 30 मई को स्टेट बना और हम लोगों ने जो है यूटी का ही दर्जा कबूल रखा और उसके बाद गोवा स्टेट बन गया, दमन दीव सेपरेट टेरिटरी बनी और लगभग 2020 में 26 जनवरी को हमारे प्रदेश दमन दीव को दादरा नगर हवेली के साथ मिलाया गया। और ऐसे देखा जाए तो दादरा नगर हवेली 1954 में आज़ाद हुआ था, हमसे आगे आज़ाद हुआ था, पर ये टेरिटरी जो है वो 2020 में आज़ाद हुए, मर्जर हुए और उसके साथ ही हमारा एक यूनियन टेरिटरी बना। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो कल्चर है वो पुर्तगाली कल्चर से बहुत ही प्रभावित है। और हमें एक और बेनिफिट मिला है दमन दीव और गोवा को, क्योंकि 1961 में जब पुर्तगाली यहाँ से गए तो उन्होंने कहा कि ये दमन दीव और गोवा जो है वो हमारा प्रदेश है और यहाँ के लोग भी हमारे लोग हैं। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने एक विशेष बेनिफिट दिया, गिफ्ट दिया, कहो तो वो ना नहीं है कि 1961 से पहले कोई भी यहाँ पर बॉर्न हुआ जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ उसको डायरेक्टली पोर्चुगल की वहाँ की नेशनलिटी मिलती थी। तो आज जो है वो दमन दीव और गोवा में आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा स्थानीय लोग 1961 से पहले जो बॉर्न हुए वो सारे लोग आज देखेंगे तो आप पोर्चुगल की नेशनलिटी ले चुके हैं और वहाँ से वाया लंदन की भी नेशनलिटी यानी यूरोप की नेशनलिटी ले चुके हैं। और ऐसा ही नहीं है कि 1961 में जो बॉर्न हुए वही गए। उसके बाद सपोज कि मेरे फादर 1961 में बॉर्न हुए तो मुझे क्या करना है, मेरे पापा का और मेरी मम्मा का मैरिज सर्टिफिकेट रखना है और मेरा बर्थ रखना है, तो मैं भी जा सकता हूँ और मेरे बच्चे को भी मेरे बर्थ के हिसाब से वहाँ की नेशनलिटी मिलती है। तो पुर्तगाली गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को संभाला भी और हमारे लोगों को वहाँ पर नेशनलिटी भी दी और वहाँ के हक और अधिकार भी दिए। तो आज भी वो पुर्तगाल के साथ हमारा जो कनेक्टिविटी है या हमारे जो रिलेशन है वो बेहतरीन है और वो आज भी रिलेशन हमारे जुड़े हुए हैं। कितने वर्षों का आपका ये अनुभव रहा है, साथ ही आप एक निर्दलीय सांसद के तौर पर चुनकर आए हैं। इंडिपेंडेंट चुन के आना अपने आप में एक चुनौती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और जो आपका अब तक का राजनीतिक सफ़र रहा है वो कैसा रहा है। एक्चुअल में मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ और मेरे पीछे बैकिंग में भी आप बोलोगे तो मेरे बाप दादा या परदादा भी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए थे। हाँ, ग्रामीण विस्तार में मैं और मेरे कजिन जो है वो जब बड़े हुए तो हम लोगों ने, मेरे कजिन पहले आया स्वराज्य संस्थाओं में। उसके बाद कभी भी मेरा लक्ष्य कभी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ, पर मैं एक सोशल वर्कर था। पहले से ये लड़ने वाली प्रवृत्ति से रखता था कि गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना और सही के लिए डटे रहना, वो मेरा पहले से एक शरीर में था, क्योंकि मैं विवेकानंद जी और भगत सिंह को मानता था। तो वही कारण से मुझे गांव का, पहले तो मुझे गांव का जो मुखिया होता है, पंच होते हैं, उसमें स्थान मिला। 15 साल की आयु में ही मुझे मिला। ग्रामीण विस्तार को मैंने लीड किया और लोगों के साथ कांटेक्ट में आया, लोगों की समस्या सुनने लगे, लोगों की समस्या का समाधान करने लगे। फिर हर गांव की ऐसी मैंने एनजीओ बनाई कि एक एनजीओ अगर इतना काम कर सकता है तो हर गांव में ऐसे एनजीओ होने चाहिए जो पढ़े लिखे और समझदार युवा उसके साथ जुड़े। और ऐसे ही मैंने युवाओं के, महिलाओं के महिला क्लब बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। लगभग 100 जितने मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। जो प्रदेश छोटा है तो ये बहुत सारी संख्या गिनी जा सकती है, जिसमें हर कम्युनिटी के, हर समाज के लोगों को जोड़ा। और वो संस्था जो है वो लोगों के लिए भी फिर हक और अधिकार की बातें करने लगी। और हक और अधिकार की बात करोगे, जो प्रशासनिक बातों को आप उठाओगे तो जायज है पॉलिटिकल लोगों को पसंद नहीं आता, तो उस बीच पॉलिटिकल संघर्ष भी होने लगे। कहते हैं कि प्रशासनिक संघर्ष भी होने लगे और उसकी वजह से मुझ पर 2 बार जानलेवा हमला हुए। मैं मरता मरता भी बचा। और फिर जो है वो युवाओं के जो संगठन क्लब हो चुके थे, तो संगठन मजबूत हुआ और ये संगठन दमन से बढ़कर दीव तक पहुंच गया। और युवाओं का जो संगठन था वो मुझ पर बहुत ज़्यादा आशाएं, अपेक्षाएं रखता था और हमने फिर लोगों के रोजगार, हेल्थ और ये सारे मुद्दों को उठाए
और आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर 27 ज्ञाति को मैंने ओबीसी का स्टेटस दिलाया। यहाँ पर ओपन एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी सी और डी कैटेगरी के लिए, तो हम लोग डोमिसाइल लाए और यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिले, उन लोगों को न्याय मिले, उसके लिए वो संस्थाएं काम करती रही। पर साल 2017 के आसपास 16-17 में पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। मैं कभी भी नहीं सोचता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, क्योंकि मुझे विवेकानंद जी बहुत ही पसंद थे और मैं भगत सिंह की तरह ऐसा सोचता था कि वे पॉलिटिक्स में अपना काम नहीं है, पॉलिटिक्स सिस्टम को हम सुधारेंगे और अच्छे लोगों को वहाँ पर बिठाएंगे। और मुझे बाला साहेब ठाकरे जी भी बहुत पसंद थे। उनकी वर्किंग स्टाइल, काम करने की पद्धति मुझे अच्छी लगती थी कि वो पॉलिटिक्स के बाहर रह के भी एक अच्छी पॉलिटिक्स के लोगों को वहाँ पर वो करा रहे थे, सिस्टम सुधारने की बात कर रहे। तो मैं वही था, बाहर बैठ के अच्छे लोगों को मौका देना मेरा काम था। और यहाँ का जो लोकल नेतृत्व था वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो एकदम नतमस्तक हो चुके थे, यानी वो चुप हो चुके थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें ही इस सत्ता परिवर्तन करानी होगी और एक व्यवस्था खड़ी करनी होगी और ये जो बिगड़ी हुई शासन प्रणाली है उसको सुधार करना होगा। और उस सुधार के लिए आपको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और देश की सर्वोच्च पंचायत में आपको जाना होगा। इस उद्देश्य से मैंने राजनीति में आना सोचा। पहले 2019 में मैंने जब चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव हारा, पर लोग मुझे ये कहते थे कि समाज सेवक पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, चुनाव नहीं जीत सकता। मगर जब वो मुझे 22% या 26% वोट मिले तब मेरा हौसला बुलंद हुआ कि नहीं, जनता यहाँ जागी हुई है, लोग चाहते हैं। पर हमें मेरे में कुछ मेहनतों की कमी रही और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं लोगों को समझाने में शायद विफल रहा। पर ये 5 साल जो है हम पूरा प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे। और मैंने मेहनत की, लोगों के बीच रहा, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ा, लोगों के लिए जितना बन पड़ा वो मैंने आवाज़ उठाई। और उसके चलते 2024 में जब फिर से चुनाव लोकसभा का आया तब लोगों ने मुझे चुनाव जिताया और मुझे लोकसभा भेजा और मैं सांसद बना और आप सबके सामने हूँ। जी, अगर हम बात करें बतौर सांसद, आपका पहला कार्यकाल 1 साल का वक्त बीत चुका है। 1 साल में क्या आपने चुनौतियों को देखा, समझा? क्या आपकी प्राथमिकता रही हैं इस क्षेत्र में विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, लोगों की समस्याओं को आपने सुना? तो अपनी प्राथमिकताएं और आपकी चुनौतियां क्या रही हैं क्षेत्र के विकास को लेकर? एक्चुअल में चुनौती बहुत ज़्यादा है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जो लोकसभा का उम्मीदवार सदस्य होता है एमपी, उसके लिए चुनौती होती है। क्योंकि एक तो ये है कि आपको पार्टी प्लेटफॉर्म का मार्गदर्शन नहीं मिलता और आपको जो एक पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी का जो बैकिंग मिलना चाहिए वो आपको बिल्कुल नहीं मिलता। और एक तो और मुझे चुनौती इसलिए ज़्यादा आई क्योंकि मैं नया था। मैं ना जिला पंचायत लड़ा था, ना मैं ग्राम पंचायत लड़ा था, ना नगर पालिका लड़ा था। मतलब मेरे पास वो पॉलिटिकल प्रशासनिक व्यवस्था को मैं काम करने का अनुभव नहीं था। तो 1 साल जो था, वो जो समय रहा मुझे, वो संघर्षपूर्ण रहा, चुनौतीपूर्ण रहा। मगर मैंने प्रयास किए। पार्लियामेंट में मैंने जितने भी मुद्दे मेरे प्रदेश के थे उस लगभग मैंने सारे मुद्दे वहाँ उठाए। आप मेरे डैशबोर्ड उठाकर देखोगे तो आज भी मैं 70 जितने सवाल मैं वहाँ पर उठा चुका हूँ। 32 से 36 जितनी मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी मुझे जहाँ मौका मिला, एग्रीकल्चर कमेटी, पशुपालन है, फूड प्रोसेसिंग है, कॉरपोरेशन और हमारे प्रदेश का जो फिशरीज है वो मुझे मिला। तो मैंने वहाँ पर भी बहुत सारे मुद्दों को उठाया। सेंटर से मुझे मदद मिलती है, सेंटर बहुत ही मदद रूप हो रहा है। सेंटर ने बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए बनाई, जैसे कि आपने देखा होगा कि राम सेतु है, नमो पथ है और हमारे यहाँ आपने देखा होगा तो ये हम जहाँ बैठे हुए बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर। फिर दीव में भी आपने देखा होगा तो दीव में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एसटीपी प्लान बना दिया गया। यहाँ पर भी हमें दमन दीव में और दादरा नगर हवेली को एक मेडिकल कॉलेज मिली, प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। और आज़ादी से लेकर अब तक हमारी डिमांड थी कि दीव में वो जो दीव का जो बिजनेस है वो फिशिंग का है और फिशिंग में वहाँ पर बहुत सारी बोट वहाँ पर है। तो बोटों को समंदर में जाने के लिए और आने के लिए वो ड्रेसिंग की बहुत बड़ी मांग थी, वो लगभग आज़ादी के समय से थी। तो वो ड्रेसिंग की मांग भी प्रधानमंत्री जी ने हमें पूर्ण करके दी, वो योजना भी हमारे यहाँ लागू कर दी।
हार्बर हमारे यहाँ आ गया, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने हमें दी, और स्मार्ट सिटी को भी दीव में वो किया गया। तो ये बहुत सारी योजनाएं सेंटर ने हमें दी, और आज भी मुझे सेंटर का पूरा समर्थन और साथ मिलता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आज ऑन गोइंग है, और वो काफ़ी समय से चल भी रहे हैं, और मैं जब से चुनाव जीता हूँ, मेरी प्राथमिकता है कि वो सारे प्रोजेक्टों को समय टाइम के दरमियान वो पूर्ण किया जाए, और वहाँ पर हमें वहाँ से बहुत साथ मिलता है। पर थोड़ी शासन प्रशासन की जो काम करने की पद्धति है वो थोड़ी सुधार की जरूरत है, क्योंकि आज आप देखिए कि ड्रेसिंग की जो समस्या थी वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने हमारी मांग को मान लिया, हार्बर को दे दिया, स्मार्ट सिटी को दे दिया, कोस्टल विलेज हमें मिला, परियोजनाएं बहुत हमें सरकार से दे रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी बार बार हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमारी खुशनसीबी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आए हैं, राष्ट्रपति जी आए, उपराष्ट्रपति जी का दौरा हुआ है। प्रदेश में बहुत ही प्रेम है, इसीलिए तो वो हमारे इतने बड़े नेता अपने छोटे से प्रदेश में बार बार दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का दौरा कर रहे हैं, और हमें सारी चीजें वो मुहैया करा रहे हैं। मगर प्रशासनिक व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हो जाए, और ये जो योजनाएं, परियोजनाएं जो सरकार महत्वाकांक्षी अच्छी अच्छी योजनाएं हमें दे रही है, वो योजनाओं को जो समय पर इम्प्लीमेंट कर जाए, तो ये प्रदेश स्वर्ग बन सकता है, और है हमारा प्रदेश स्वर्ग, पहले भी था, आज भी है। हमने दमन को देखा, यहाँ समझा, लोगों से बात की, हम दीव गए, वहाँ की वस्तुस्थिति को देखा, मछुआरों से बात की, पर्यटकों से बात की। एक संसदीय क्षेत्र में दो हिस्सों को अगर आप देखें तो 700 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? दमन में कनेक्टिविटी का इतना ज़्यादा अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ट्रेन, सारी ट्रेनें लगभग यहाँ रुकती है। वापी में आप मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता है, 5-7 किलोमीटर पे है। और यहाँ पर सूरत में भी एयरपोर्ट है, और आपको एक कनेक्टिविटी के लिए दमन की बात कर रहा हूँ, दमन में भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, मतलब वो अभी 5 से 6 महीने में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर दमन में इतनी कनेक्टिविटी का अभाव नहीं है, पर दीव और दमन को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी का अभाव है। अभी हेलीकॉप्टर की सेवा है, मगर हेलीकॉप्टर का जो रेट है वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम बजट सत्र में भी और अश्विनी वैष्णव जी से को भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर जैसे वापी में रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वही देलवाड़ा करके हमारे दीव के 7-8 किलोमीटर पर देलवाड़ा है, वहाँ पर एक स्टेशन में डेवलप स्टेशन बनाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का वहाँ पर स्टॉप दिया जाए। और दूसरा क्या है, आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आपने गोवा में जैसे देखा वहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, वैसे ही दीव में भी आज 15-20 साल पहले आप देखोगे तो वहाँ पर पूरा दीव फॉरेनर्स से भरा रहता था। आज जो टूरिस्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, या यहाँ भी आप जो है टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, मगर यहाँ जो अभी का ही आपको ऐसा दिख रहा होगा, मगर यहाँ पर तो टूरिस्ट का जमावड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ का जो टूरिज्म है वो सूरत और मुंबई पर डिपेंड करता है। तो सूरत और मुंबई के लोग यहाँ तो इजीली आ जाते, 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। पर दीव में पर्टिकुलर अभी टूरिज्म घटा है, कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक व्यवस्था के चलते, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सुधार करने की पुलिस प्रशासन को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है वो टूरिस्टों को टूरिस्ट के हिसाब से देखे। उनमें अगर हम कमाने का जरिया ढूंढेंगे तो टूरिज्म समाप्त हो जाए। दीव में भी कनेक्टिविटी थोड़ी सी ट्रेन की हो जाए, और थोड़ी कनेक्टिविटी प्रशासन कुछ अपने प्लेटफॉर्म बढ़ा दे, और अभी कनेक्टिविटी वहाँ पर भी बढ़ाई जाएगी। उसके लिए मैं भी प्रयासरूप हूँ, हमारा प्रशासन भी प्रयासरूप है, भारत सरकार भी प्रयासरूप है। G20 का भी वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया था। अभी खेलो इंडिया का भी कार्यक्रम किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लोग आए और कनेक्ट हो, और वो कनेक्टी का जो लोगों को जाने और आने के लिए भी हम लोग प्रयासरूप है कि उनकी व्यवस्था की जाए। दमन में भी एयरपोर्ट है, पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार करने की जरूरत है, ताकि जो टूरिस्ट आए वो अच्छी इमेज लेके वापस जाए, ताकि वो जो चीजें हैं वो लोगों को पता चले। और आपने कुछ देखा होगा दीव में काफी ऐसी चीजें हैं जो टूरिस्टों को पता ही नहीं, जैसे सिम्बर का बीच है, बहुत ही अच्छा है। वो समंदर के बीच में वो मीठे पानी का वो है, कुएं हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं इन्फ्लुएंसरों को लाऊं प्रदेश में, यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लाऊं, जो ये टूरिज्म के काम करती है वैसी संस्था है, उनको भी मैं यहाँ पर लाऊं। और हमारे
प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस विषय पर मेरी डीसा की जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उस पर हम चर्चा, मैंने लास्ट में भी चर्चा की, इस बार भी हम लोग इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। टूरिस्ट को लाना और उस टूरिज्म का बेनिफिट लोगों को पहुंचाना, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो ही तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और वैसी दुकानों को, कामों को, धंधों को विकसित करना, ताकि टूरिस्ट यहाँ आए तो टूरिस्ट के मन माफिक चीजें उनको मिले, उनके टेस्ट की चीजें मिले, और उनको यहाँ से जब जाए तो माउथ पब्लिसिटी ऐसी करे कि हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत न पड़े। तो उसके लिए हम लोग प्रयास रूप है, और आने वाले 1-2 साल में आपको उसका रिजल्ट भी दिखेगा। जी, आपने टूरिज़्म की बात की, विस्तार से अपनी बात को समझाया आपने। जो वहाँ के मछुआरे हैं उनके लिए ड्रेजिंग की बात कही आपने, हार्बर की बात कही। तो ये एक दोनों समस्याओं को आपने काम किया है इस पे। अगर हम बात करें, इसी से जुड़ा विषय है रोज़गार, रोज़गार से जुड़ा विषय है शिक्षा, और शिक्षित समाज स्वस्थ होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को आप कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं? मेरी जो पहचान है वो उस संस्था की वजह से, और मैं युवाओं को ही चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा लोग आए। और युवाओं का सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है रोजगार की। पर हमारा छोटा प्रदेश है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो है बहुत छोटे प्रदेश है, और यहाँ पर लगभग 5 से 7 हजार इंडस्ट्रीज है, फिर भी यहाँ बेरोजगारी होना एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और देखिए, आपने कश्मीर में देखा होगा, लद्दाख में देखा होगा, तो वहाँ के लोगों के लिए भारत सरकार ने सी और डी कैटेगरी के लिए वहीं के लोगों को रोजगार देने के लिए नियम बनाए। हमारे यहाँ भी डोमिसाइल हुआ करता कि सी और डी कैटेगरी के मतलब जो भी पद भरे जाते थे तो उसके लिए रोजगार के लिए बहुत, मगर इस बार जो है कुछ प्रशासनिक फैसले लिए गए थे जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, और वो डोमिसाइल के मार्क में कन्वर्ट किया गया थे, तो वो निकाल दिए गए। तो भर्तियां में भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्रीज के साथ समन्वय करने की जरूरत है कि भाई इंडस्ट्रीज को जो भी जरूरत पड़े तो वो हमारे ही स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। तो वो रोजगार की प्रॉब्लम है। और साथ में क्या है, एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं वापस बोलूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार प्रशासनिक तरफ, ये जो काम है वो प्रशासन का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना लेजिस्लेशन है, ना दूसरी व्यवस्था है, ना हमारे ग्राम पंचायत और जिला पंचायत नगर पालिका के पास ऐसे पावर्स है कि वो ये सारी समस्याओं का समाधान करे। तो प्रशासन को ही सोचना होगा। रोजगार के लिए मेरा भी प्रयास है कि इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा संकलन करे और युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार दे। प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हमारे टूरिज्म का बहुत अच्छा बिजनेस है, तो टूरिज्म पर आप उनको धंधा करने दें। एजुकेशन और हेल्थ में हम देखा जाए तो हमारे पास बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप देखोगे बच्चा पैदा होता है तो नर्सरी से लेके इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तक की हमारे पास सुविधाएं हैं। आज आप कोई भी कॉलेज की सुविधा आप देखोगे तो सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाती है। और हमारा दमन दीव जो है वो बहुत छोटे प्रदेश है। वहाँ आप दमन में आप देखोगे तो दमन में आप 10 मिनट के अंदर सेंटर से कहीं भी कॉर्नर में घूम सकते हो। मतलब बच्चे की नर्सरी से लेके मेडिकल कॉलेज तक आप आधे घंटे में पहुँच सकते हो। ये हमारे पास सुविधा है। आज हमारे पास सारे अच्छे स्कूल है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर हमें अच्छे एजुकेशन के लिए चाहिए मैन पावर। तो हमारे यहाँ सरकारी जो रोजगारी में भी ये मुद्दा आता है, सरकारी वैकेंसी बहुत खाली है, उनको भरना चाहिए। स्कूलों में काफ़ी सालों से टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई, तो उनको भी परमानेंट नियुक्ति करनी चाहिए। आज आप मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज दमन में बना, नमो मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री जी ने हमें अमूल्य भेंट दी। नर्सिंग कॉलेज बनाई और इंजीनियरिंग कॉलेज दी। पर बात करें तो वहाँ पर भी एजुकेशन में हमें नियमित फैकल्टी अभी तक भरे नहीं गए। तो अगर आज हमारे यहाँ आप देखोगे तो मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में आप नियमित फैकल्टी भर लोगे तो एक अच्छे क्वालिटी के, अच्छे प्रकार के हमें टीचर्स, प्रोफेसर्स और फैकल्टी मिलेगी, तो अच्छा एजुकेशन में सुधार होगा। आज हमारे स्कूलों में 99% स्कूलों में हेडमास्टर और प्रिंसिपल 20 साल से नहीं है। मैं भारत सरकार से लास्ट टाइम मांग की थी कि हमारे यहाँ अभी तक HSC और SSC का बोर्ड नहीं है। बोर्ड बनाया जाए और हमें यूनिवर्सिटी दी जाए। यूनिवर्सिटी ना मिले तो कम से कम डीम्ड यूनिवर्सिटी हमें दिया जाए, ताकि हम हमारे अनुरूप और एक वर्ल्ड क्लास हमारे सिलेबस बनाए। तो मैंने वो भी मांग की है और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार इस बात को संज्ञान में ले रही है और अगले दिनों में यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी स्थापित होगी और यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी बन जाएंगे। जहाँ तक हेल्थ की बात है तो हेल्थ में भी ऐसे ही है। मेडिकल कॉलेज बड़ी से बड़ी बनी, हॉस्पिटल बहुत सी बड़ी बन रही है। कमी यह है कि हमारे यहाँ
जो हेल्थ की फैकल्टीज है, नर्स से लेके मेडिकल के जो डॉक्टर्स है वगैरह, उनकी रिक्रूटमेंट परमानेंट नहीं है और मैन पावर नहीं है। हमारे पास इक्विपमेंट तो आ जाते हैं मगर उस इक्विपमेंट को यूज करने वाले मैन पावर्स नहीं है। तो मैंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो भी आप हमें दे रहे हैं उसके साथ, इक्विपमेंट के साथ हमें मैन पावर भी दीजिए। केंद्र सरकार उस पर बहुत संज्ञान ले रही है और मोदी जी खुद आए थे, तो इस बार मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने दौरा किया, तो उन्होंने सब कुछ जायजा लिया है। और आने वाले समय में आप देखोगे साल भर में तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें हो सकता है कि उसका समाधान हो जाएगा और अभी वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य की, 2047 में विकसित भारत बनाने का जो पीएम का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, आप कहाँ पाते हैं अपने प्रदेश को 2047 में? एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ आपको, ये हमारे विजनरी नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 में विकसित भारत को बनाना, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर हमारे प्रधानमंत्री जी सोच लेते हैं तो वो निश्चित ही वो होना ही है, ऐसा आप मान लीजिए। उन्होंने एक बार संकल्प लिया है तो वो संकल्प दृढ़ संकल्प है, वो पूर्ण होगा और उसके लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वो जो संकल्प है उसमें ही हमारा प्रदेश शामिल है। और उन्होंने इसीलिए हमारे प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में उन्होंने 3 से 4 विजिट की है और सारे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई ना कोई मंत्री या केंद्रीय मंत्री या मंत्री ये हमारे प्रदेश की विजिट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रति, आपने देखा होगा तो मोदी जी लक्षद्वीप भी गए, लद्दाख भी गए और पहले प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में छोटे से छोटे प्रदेश में भी वो जाकर खुद संज्ञान ले रहे, खुद योजनाओं को संज्ञान ले रहे और वो खुद सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते रहते। तो आप जो देख रहे हैं उसमें हमारा प्रदेश बहुत गति से विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ रहा है। हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के सहयोग दे रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मोदी जी से और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी से मेरा सतत संपर्क रहता है, तो उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से मेरे प्रदेश में जो भी काम करना है वो मैं काम करता हूँ। और हमारे प्रदेश की समस्याओं के पर मैं उनसे बातें करता हूँ, उनके संज्ञान में लाता हूँ। और उस बाबत पर मैंने देखा है मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में कि मैंने जो भी बातें उनके संज्ञान में लाई थी वो सारी बातें यहाँ पर बाद में प्रैक्टिकल हुई है, वो योजनाएं लागू हुई है। और मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में आया हूँ, तो वो विविध कमेटियों में बात करके वो सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन कराना है। आज तक हमारे यहाँ 38 योजनाओं की बात होती थी। मैं जब चुनाव जीता तो मैंने देखा कि हमारी केंद्र सरकार की 96 योजनाएं हैं और वो मैंने दिशा कमेटी की पहली मीटिंग में मैंने सारे अधिकारियों को कहा कि 96 योजनाएं धरातल पर लागू करनी है। मोदी जी वहां पर सारी योजनाएं बनाते, मगर हमारा काम है एज ए सांसद और एज ए प्रशासनिक अधिकारी कि वो सारी योजनाओं को धरातल पर लाकर लोगों के बीच में, लोगों की सुविधाओं के लिए, सुखाकारी के लिए हम लागू करें। तो वो मेरा काम भी वही है। इसलिए मैं बार बार गृह मंत्रालय में विविध मंत्रियों से मिलता हूं और हमारे प्रदेश में की बातों को वहां पर योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको रजूआत करता हूं और उनके द्वारा भरपूर साथ और समर्थन मिल रहा है। और बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे प्रदेश में परियोजनाएं आई है और हो सकता है कि 1-2 साल में वो योजनाएं जब धरातल पर लागू होगी और उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा तो बेहतरीन से बेहतरीन आएगा। और आप देखना 2047 में हमारा दमन दीव दादरा नगर हवेली जो टॉप की सूची बनेगी उसमें टॉप में होगा। सनसेट टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दमन दीव के सांसद उमेश भाई पटेल, जिन्होंने बताया अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, उन्होंने बात की क्षेत्र की योजनाओं को लेकर, बात की कैसे वो क्षेत्र के विकास को लेकर तत्पर हैं और केंद्र और अपने प्रदेश के बीच में एक कड़ी की तरह काम कर रहे हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।